हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो दिस इज योर फोर्थ चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दिस अगेन इज अ वेरी इजी चैप्टर। वेरी इजी चैप्टर। फर्स्ट, इट इज इजी, शॉर्ट, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थर्ड, वेटेज इज ऑल्सो गुड। वेटेज कितनी है इसकी? समवेयर अराउंड 12 टू 15 मार्क्स। 12 टू 15 मार्क्स मतलब यू कैन एक्सपेक्ट 3 टू 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। 3 to 4 questions from this chapter, right, in your final exams. तो चलिए, let's start up with this chapter and proceed. We have 4 units. कितनी units है हमारे पास? We have 4 units with us. ठीक है, हमारे पास 4 units हैं. Let's start. Unit number 1, जिसको बोला गया formation of contract of sale. फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या मतलब है? आइए सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द बेसिक्स। लेट अस डिस्कस अबाउट द बेसिक्स। क्या कह रहे हैं? दिस लॉ रिलेट्स टू सेल ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली नाम में ही पता चल रहा है, नाम क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये लॉ किससे रिलेट करता होगा? सेल ऑफ गुड्स से रिलेट करता होगा। इट इज एप्लीकेबल it is applicable to whole of India, to whole of India except Jammu and Kashmir. It is applicable to whole of India except Jammu and Kashmir. बट ये जब लॉ आया था, क्योंकि इन जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल राइट्स है, तो इसलिए ये पहले क्या था? इट वॉज एप्लीकेबल टू कंप्लीट इंडिया और जेके पर एप्लीकेबल नहीं था. बट नाउ since टू आर्टिकल 370 has been passed, क्योंकि आर्टिकल 370 पास हो चुका है, सो दिस एक्ट ऑल्सो बिकम एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर. ठीक है, क्योंकि 370 पास हो चुका है, अब आप लोगों को पता ही होगा, तो इस वजह से जम्मू कश्मीर पे भी लॉ एप्लीकेबल अब हो सकता है. इट केम इनटू फोर्स इट केम इनटू फोर्स ऑन 1/7/1930. कब आया ये फोर्स में? मतलब ये डेट आपको याद रखनी है. इट कैन बी 1 मार्क क्वेश्चन कि ये एक्ट कब से आया. इट केम फ्रॉम 1 जुलाई 1930. चलिए लेट्स कंटिन्यू. यहां पर अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. आज की क्लास डेफिनेशंस के नाम. सबसे पहली डेफिनेशन है बायर. सबसे पहली डेफिनेशन है बायर. तो बायर क्या कहता है? बायर कौन है आप मुझे बताइए. आप लोग क्या समझते हैं बायर वर्ड से? बायर कौन होगा? इट मीन्स अ पर्सन जो गुड्स परचेज करता है. तो इट मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय द गुड्स. अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, एक जनरल बात आपसे पूछ रहा हूं. जनरल, एक वर्ड होता है परचेज और एक वर्ड होता है बाय. ऐसे ही एक वर्ड होता है परचेजर और एक वर्ड होता है बायर.
So what is the difference between the two? What is the difference between purchaser and buyer? किसी को पता है? कह रहे जब आप गुड्स परचेज करते हो फॉर रीसेलिंग, दैट इज फॉर ट्रेडिंग, तो यू कॉल इट अ परचेज। मतलब अगर आप बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज करना चाहते हो तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज। बट व्हेन यू आर यूज टेकिंग द गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद ही कंज्यूम करना चाहते हो, यू बिकम अ बायर। जैसे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कोई गुड्स खरीदे खुद के लिए, मोबाइल खरीदा खुद ही यूज करूंगा, तो आई बिकम अ बायर। मैंने आपसे मोबाइल खरीदा और आगे मैं किसी और को बेचना चाहता हूं, आई बिकम अ परचेजर, राइट? सो दैट्स अ जनरल नॉलेज, ये जो आपको पता होने चाहिए। वैसे यहाँ पे बायर कौन हुआ? बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज द गुड्स, या फिर हु एग्री टू बाय द गुड्स, जो एग्री कर रहा है कि ठीक है मैं फ्यूचर में गुड्स बाय कर लूंगा, ठीक है? तो लाइकवाइज सेलर कौन है? इट मीन्स a person who sells or agrees to sell the goods, agrees to sell the goods। ये कौन है? एक ऐसा पर्सन जो गुड्स बेचता है या फिर एग्री करता है टू सेल द गुड्स। चलिए, नाउ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज गुड? व्हाट आर गुड्स? गुड्स क्या है? तो देखिए, इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ, ध्यान रखना वर्ड, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, अब जो मैं आपको लिखने वाला हूं वो सिर्फ अभी हम नोट करेंगे, बट अभी मैं समझाऊंगा नहीं। एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है, एंड मनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड थिंग्स attached to land। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो हमारे पास दो तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है? हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो दो तरीके की होती है, राइट? वन इज मूवेबल एंड अदर इज immovable। One is movable and the other is immovable, right? अब इसका क्या मतलब है? मूवेबल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सके, जैसे कि कार, प्लांट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, पेन, रिमोट, so many things, so many things come under movable property। तो ये सारी की सारी क्या है? सारी की सारी क्या है? गुड्स। सारी की सारी क्यों गुड्स है? बिकॉज इसने क्या बोला? इट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कहते हैं हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलता हूं? गुड्स। तो दैट मीन्स इसके ऊपर अब कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा? इसके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब जब कभी भी आप इन चीजों को बेचेंगे तो आपके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा? कौन सा लागू होगा? द आंसर विल बी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इज दैट क्लियर? व्हाट अबाउट इमोरल प्रॉपर्टी? इमोरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे लैंड,
बिल्डिंग, ठीक है। अब बिल्डिंग को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, आप लैंड को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते। अगर अगर एक लैंड है, आप कैसे उसको, कभी पॉसिबल है कि आप एक जगह से लैंड उठाए और उसको दूसरी जगह पे जाके रख दे? इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसलिए इसको हम गुड्स गुड्स नहीं बोलते। तो इसलिए इसके ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता। और क्योंकि फिर इसके ऊपर एक्ट कौन सा लगता है सर? इसके ऊपर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट लगता है। इसके लिए एक अलग कानून बना दिया, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट लगता है, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट। डन। तो मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कौन सा एक्ट लग गया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कौन सा लग गया? ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट। डन। समझ आ गई बात? सो व्हाट आर द मेन कंडीशंस टू बी कॉल्ड अ गुड्स? गुड्स किसको कहेंगे? गुड्स किसको कहेंगे बच्चों? गुड्स होने के लिए सबसे पहले क्या बोला है? इट शुड बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। इट शुड बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है? जल्दी से बताइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है या नहीं हो सकती? इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ठीक है। क्या ये एक्शनेबल क्लेम्स हो सकते हैं? सर ये एक्शनेबल क्लेम्स बोले तो बच्चों, ये एक्शनेबल क्लेम्स बाद में आएगा, तो अभी आप नो करके बस इसको यहां पर लिख के पेंडिंग कर देना। अभी ये बाद में टॉपिक डिस्कस होगा डिटेल में, तब करेंगे, ठीक है। देन व्हाट अबाउट मनी? मनी, इट इज ऑल्सो नॉट अ गुड्स। जैसे अब जैसे अगर मैं पैसे की बात करूं, तो पैसे वैसे तो मूवेबल है, मूवेबल है, आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे लेके जा सकते हो, दे भी सकते हो, बट क्या आपको बदले में कुछ मिल रहा है? जैसे अगर आपको 100 रुपए का नोट है आपके पास 1000 रुपए का, 2000 रुपए का नोट है, 2000 रुपए का नोट है, और आपको 100 के नोट चाहिए, तो आप कितने नोट लोगे? 20 नोट लोगे, ठीक है। तो क्या आपने कुछ कमाया? 2000 का नोट दिया, 100 के नोट लिए, वैल्यू कंसिडरेशन इज इक्वल, वैल्यू दोनों तरफ बराबर है, यहाँ पे भी 2000 की वैल्यू है, यहाँ पर भी 2000 की वैल्यू। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ पर भी 2000 की वैल्यू है, यहाँ पर भी 2000 की वैल्यू है। तो कह रहे हैं यहां पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, यहां पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, तो इसलिए इसलिए इट इज नॉट अ गुड्स। बट व्हाट अबाउट ओल्ड कॉइन्स? ओल्ड कॉइन्स की बात करता हूं, तो जो पहले जमाने का, बहुत, अगर मान लो आज के टाइम पे आपको समवेयर अराउंड थाउजेंड्स ईयर पहले का अगर कोई कॉइन मिल जाए, थाउजेंड्स ईयर बिफोर का अगर आपको कोई कॉइन मिल जाए, तो आप मुझे बताना वो कॉइन की वैल्यू क्या आज भी वही है? जैसे अगर 1000 ईयर्स पहले अगर 1 रुपए का अगर कोई कॉइन था, अगर 1 रुपए का कॉइन था 1000 साल पहले का, तो क्या आज भी उस कॉइन की वैल्यू 1 रुपए ही होगी? ऑब्वियसली नो, क्या पता उसकी वैल्यू 100 रुपए हो। तो 1 रुपए की वैल्यू, जो कि उसकी डिनोमिनेशन वैल्यू है, 1 रुपए की वैल्यू कितने में मिल रही है? 100 रुपए में। नाउ इट इज अ गुड, नाउ इट इज अ गुड। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओल्ड गुड्स को, तो ओल्ड कॉइन्स को तो हम गुड्स कह सकते हैं, बट प्रेजेंट में जो लीगल टेंडर है, जो प्रेजेंट में लीगल टेंडर है, ठीक है, जो लीगली जो वैलिड है, उसको हम जो मनी कहते हैं, उसको हम गुड्स नहीं कहेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द क्रॉप्स? अब क्या हुआ, क्रॉप्स क्या होता है? जैसे ध्यान से सुनिए, जैसे दिस इज अ पीस ऑफ लैंड एंड दीज आर द क्रॉप्स, ठीक है। तो लॉ ने कहा कि जो चीज मूवेबल है दैट इज गुड्स, जो चीज मूवेबल नहीं है दैट इज नॉट गुड्स। तो अब ये जो क्रॉप है, क्या ये मूवेबल है? पड़ी रहेगी वहीं पर। तो लोग कंफ्यूज हो गए, अब क्रॉप का क्या करें? क्रॉप को मूवेबल बोले या इमूवेबल बोले? बिकॉज जब तक क्रॉप बन रही है, मतलब इन द सेंस जब तक ग्रो हो रही है, तब तक तो वो इमूवेबल स्टेट में है। जैसे ही वो ग्रो हो जाएगी, उसको कट करके बेच देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी अब? मूवेबल। तो नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन, नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन कि इसे मूवेबल बोलेंगे या फिर इमूवेबल बोलेंगे। तो लॉ ने इसमें क्लैरिफिकेशन देते हुए कह दिया, लॉ ने कह दिया कि आप क्रॉप को भी मूवेबल ट्रीट करो, क्रॉप को भी मूवेबल ट्रीट करते हुए गुड्स के डेफिनेशन में कंसिडर कर लो, सो दैट यूनिफॉर्मिटी रहे, सो दैट यूनिफॉर्मिटी रहे। तो इसलिए लॉ ने क्या कह दिया कि क्रॉप्स के डेफिनेशन में भी आप गुड्स को इंक्लूड, गुड्स के डेफिनेशन में क्रॉप्स को इंक्लूड कर लो,
ठीक है, सो यू हैव टू लर्न दिस कि गुड्स के डेफिनेशन में क्या क्या है। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नो। एक्शनेबल क्लेम्स, नो। देन व्हाट अबाउट मनी, नो। बट ओल्ड कॉइन्स, yes. What about the crops? The answer is yes. So this is the definition of goods. ठीक है, it means every kind of movable property other than actionable claims, मतलब actionable claims नहीं होते, money goods नहीं होती, and includes stock. What about shares? Important point. What about shares? So shares are called, again लिख लेना, what about shares? Shares are again goods because shares भी movable property है। हमने कंपनीज एक्ट में देखा है shares are movable property, तो since shares are movable property then again we will call it a goods. Is that clear? बात समझ आ गई यहाँ तक? यहां तक बात समझ आ गई तो हम आगे चल रहे हैं। चलिए, अब जो टॉपिक है हमारे पास वो है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब जो टॉपिक है हमारे पास वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की डेफिनेशन देखिए क्या होता है। हमने गुड्स को तीन कैटेगरी में डिफाइन कर दिया है। तीन कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी एग्जिस्टिंग गुड्स, सेकंड कैटेगरी फ्यूचर गुड्स, एंड थर्ड कैटेगरी कंटिंजेंट गुड्स। अब बच्चों ये तीन टाइप्स को समझने के लिए आप मेरा जो यहां पर एक एग्जांपल जो मैं डिस्कस करूंगा उसे आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं एक मोबाइल की दुकान है, मोबाइल शॉप। एक मोबाइल शॉप है, ये बहुत सारे मोबाइल्स पड़े हुए हैं। ये बहुत सारे मोबाइल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये दुकानदार बैठे, ही इज अ शॉपकीपर। ही इज अ शॉपकीपर, राइट। सो व्हाट हैपेंस, ध्यान से सुनना, एक कस्टमर आया, कस्टमर नंबर 1, और वो आके कहता है कि उसे सैमसंग का एक फोन चाहिए। ठीक है, वो कहता है बिल्कुल पड़ा है मेरे पास, बिल्कुल पड़ा है। कहता है ये देखो ये पड़ा मेरा सैमसंग का प्रोडक्ट, और ये इसको बेच देता है, ये इसको सेल कर देता है। ठीक है, तो शॉपकीपर के लिए सारी चीजें शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सारी बातें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है? शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारे के सारे गुड्स अभी भी शॉपकीपर की दुकान में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? एग्जिस्टिंग गुड्स। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? एग्जिस्टिंग गुड्स, मतलब विच आर दोज गुड्स विच आर existing at the time of making contract, those goods which are existing at the time of making contract. What does that mean? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, ये ऐसे गुड्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। दैट मीन्स जब कस्टमर गुड्स लेने आया तो क्या उसने जो भी गुड्स मांगा क्या वो उसके पास था? मतलब ये सारे के सारे गुड्स, इन सब के सब गुड्स को मैं क्या बोलूंगा? एग्जिस्टिंग गुड्स। सिंस दे आर एग्जिस्टिंग विद द शॉपकीपर, तो इसे हम क्या बोलेंगे?
एग्जिस्टिंग गुड्स। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? चलिए, एक और कस्टमर आया। एग्जिस्टिंग गुड्स क्लियर हो गया ना? एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है? दोज गुड्स विच आर एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जब वो गुड्स अवेलेबल हैं, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? एग्जिस्टिंग गुड्स। देन अनदर पॉइंट, कस्टमर नंबर टू। कस्टमर नंबर टू आया। कस्टमर नंबर टू ने एप्पल का मोबाइल फोन मांगा, एप्पल का फोन मांगा। अब वो शॉपकीपर के पास अवेलेबल नहीं था। शॉपकीपर के पास वो फोन, इसमें से जो भी यहाँ पे फोन पड़े हैं, इसमें से वो वाला फोन, एप्पल का वो वाला फोन अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो फिर शॉपकीपर क्या पूछता है कि सर ये गुड्स कब अवेलेबल हो जाएगा? तो दुकानदार कहता है कल आ जाना, कल मिल जाएगा। आज अवेलेबल नहीं है बट कल मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? कहते हैं कल आ जाएगा, कल ये मैंने ऑर्डर बुक कर रखा है, तो कल आ जाना, कल ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आज की डेट में, टुडे, अगर मैं आज की डेट में बात करूं, टुडे की बात करूं, तो आज की डेट में क्या ये गुड्स अवेलेबल है? क्या एप्पल का फोन अवेलेबल है? क्या ये गुड्स अवेलेबल है? नो। क्योंकि सिंस ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो क्या मैं इसको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बोल सकता हूं? क्या मैं इसको एग्जिस्टिंग गुड्स बोल सकता हूं? आंसर इज अगेन नो, बिकॉज ये गुड्स शॉपकीपर के पास नहीं है। देन तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा इसको फ्यूचर गुड्स, क्योंकि ये मुझे फ्यूचर में मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। ये मुझे कब मिलेगा? कल मिलेगा। उसने कहा कल आ जाना, दे दूंगा ये फोन। उसने कहा, शॉपकीपर ने कहा मैंने ऑर्डर प्लेस कर रखा है, कल मेरा ऑर्डर आ जाएगा, आप कल आ जाना और इस प्रोडक्ट को ले जाना। ठीक है, तो ये क्या बन गया? फ्यूचर गुड्स। ठीक है, तो फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं? दोज गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बट वी विल बी मेड अवेलेबल इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो दोज गुड्स कौन से हो गए? गुड्स विच आर नॉट एग्जिस्टिंग, which are not existing at the time of making contract। सेलर को क्या करने पड़ेंगे? अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। सेलर ये भी हो सकता है, कुछ गुड्स ऐसे होंगे, क्या पता उसको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़े उन गुड्स की। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि आप किसी दुकान पे गए और किसी में कंपनी में गए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गए, और आपने प्रोडक्ट कहा कि मुझे इतने गुड्स चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप एक जूस मेकिंग कंपनी में गए। कौन सी कंपनी में गए? जूस मेकिंग कंपनी में। तो आपने वहां पे जाके ऑर्डर प्लेस करा कि मुझे मान लो 1000 लीटर जूस चाहिए। तो कंपनी ने कहा कि सर 1000 लीटर जूस अभी अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल होता, अगर कंपनी के पास वो 1000 लीटर गुड्स अवेलेबल होते, तो क्या बोलेंगे हम उसे? एग्जिस्टिंग गुड्स। बट अगर वो गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? फ्यूचर गुड्स। इज दैट क्लियर? पहले ये बात समझ आ गई? हम अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या क्या करना पड़ेगा कंपनी को? कंपनी क्या करेगी? उस बायर के लिए स्पेशली मैन्युफैक्चर करेगी। तो क्या कर रहा है वो? गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, either he will do manufacturing or he will make arrangements। अरेंजमेंट्स मतलब वो अरेंजमेंट करेगा कि ये गुड्स अवेलेबल हो जाएं। देन इन दैट केस हम उसे क्या बोलेंगे? फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स। ठीक है, अब बायर यहां पर कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, कस्टमर टू कह रहा है कि सर ये बात पक्का है ना, कल आपका गुड्स आ जाएंगे? वो कह रहा है बिल्कुल पक्का है। कस्टमर कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या कल गुड्स आ जाएंगे? तो शॉपकीपर कह रहा है 110% मेरे पास कल गुड्स आ जाएंगे, आप आ जाना और ले जाना। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ फ्यूचर गुड्स। नाउ ध्यान से सुनना, फिर आया कस्टमर नंबर 3। नाउ कम टू द कस्टमर नंबर 3, और उसने भी कहा मुझे नोकिया का फोन चाहिए। कौन सा फोन चाहिए उसको? अब नोकिया का। शॉपकीपर ने कहा ये फोन कौन लेता है? क्या या तो आप सैमसंग लो या एप्पल लो। सैमसंग मेरे पास पड़ा है, एप्पल कल मेरे पास आ जाएगा, वो फ्यूचर गुड्स है। नोकिया कौन लेता है?
कस्टमर 3 कहता है जी मेरा विश्वास आज भी नोकिया के साथ ही है। अब कस्टमर तो मालिक होता है, कस्टमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट। ठीक है, मार्केट में चाहे कुछ भी हो, हमें क्या पता, हमने तो प्रोडक्ट बेचना है। तो फिर कस्टमर कहता है ये बताओ नोकिया का प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, ये बताओ। ठीक है, शॉपकीपर कहता है मैंने ऑर्डर प्लेस कर रखा है नोकिया के लिए भी, कम ऑर्डर प्लेस किया बट कर रखा है, बट ये पक्का नहीं है कि वो कल आएगा। अगर वो कल आ जाता है तो मैं आपको बेच दूंगा, आ जाना और ले जाना। बट अगर वो कल नहीं आया तो फिर वो कब आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। इज दैट क्लियर? समझिए बात को, हो क्या रहा है, डिफरेंस समझते चलिए। क्या हुआ, नोकिया का फोन जब उसने मांगा तो शॉपकीपर ने क्या कहा, शॉपकीपर ने कहा कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर रखा है, फर्स्ट थिंग ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, बट यहां पर एश्योरिटी नहीं है कि वो कल आएगा। उसने बोला कि मैंने आपके लिए स्पेशली ये फोन, स्पेशली नोकिया का फोन चाइना से ऑर्डर कर रखा है, शिप आ गया, अगर शिप कल आ गया तो आप ये फोन ले लेना, और अगर शिप कल नहीं आया तो मैं आपको बेच नहीं पाऊंगा। तो अब मुझे बताइए कस्टमर 3 के साथ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? कस्टमर 3 के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है शिप के आने पर या फिर ना आने पर, राइट? तो इस केस में क्या हो गया, टू सेल नोकिया फोन इज डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है कि या तो शिप आएगा या शिप नहीं आएगा। अगर शिप आ गया तो ओके, सेल हो जाएगी, और अगर शिप नहीं आया तो सेल नहीं होगी। यहां वाले प्रोडक्ट में एश्योरिटी है, एश्योरेंस है, बट यहां पर कंफर्मेशन नहीं है, पक्का नहीं है कि शिप आएगा ही आएगा। यहां पर तो कह दिया फ्यूचर गुड्स में कि भैया कल पक्का आ जाएगा, 110% आएगा, आ जाना और एप्पल का फोन ले जाना, फ्यूचर गुड्स। बट जहां पर किसी चीज या किसी इवेंट पे डिपेंडेंट हो गई बात, किसी चीज के होने या ना होने पर डिपेंडेंट कर गई, तो वी कॉल इट एज अ कंटिंजेंट गुड्स। क्या बोलेंगे हम उसको? कंटिंजेंट गुड्स। क्या बोलेंगे बच्चों हम इसको? कंटिंजेंट गुड्स। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरीके के गुड्स हो गए, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग मतलब जो मोबाइल शॉप की दुकान पर पड़े हुए हैं, एज ऑन डेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स। जो वो कह रहे हैं कल आ जाना ले जाना, बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, मतलब उसके लिए स्पेशली अरेंज करवा रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, कुछ भी करके कह रहा है कि आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब देयर इज अ एश्योरेंस। ध्यान से रखना आपको, एश्योरेंस है यहाँ पे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? फ्यूचर गुड्स। बट जहां पर एश्योरेंस नहीं है, मतलब देयर इज अ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी किस चीज के ऊपर? किसी चीज के होने या ना होने पर। जैसे हमने कहा कि नोकिया का फोन तभी मिलेगा अगर शिप आ गया, तो चाइना से जो शिप चला हुआ है अगर वो इंडिया आ गया कल तो मैं आपको प्रोडक्ट दे दूंगा, बट अगर वो नहीं आया तो मैं आपको नहीं बेच पाऊंगा। तो ये क्या बन गया अब? कंटिंजेंट गुड्स। क्या बन गया बच्चों? ये कंटिंजेंट गुड्स। ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट? पहले ये देखिए क्या ये चीज क्लियर है या नहीं है। ठीक है, सो इन द टूडेज लेक्चर जो मेन चीज मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी है, दैट इज वी टॉक्ड अबाउट द बायर सेलर एंड द गुड्स। ठीक है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करा, एंड फिर मैंने आपके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।